मॉर्निंग क्लास। आप सभी लोगों को एसपी पांडे का नमस्कार। द स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। सीसेट सेशन के लिए लगातार वीडियोस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसका नया बैच 7 अक्टूबर को आ रहा है। आज उसी क्रम में एक बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक है डिविजिबिलिटी, जिसे हम लोग विभाज्यता के नाम से जानते हैं। लगातार इस पर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, चाहे वो कंपोजिट नंबर की डिविजिबिलिटी हो, 7, 11, 13 की डिविजिबिलिटी हो। इन पर बेस्ड क्वेश्चनों की चर्चा कर रहा है, फेस वैल्यू पेस वैल्यू पर रिलेटेड क्वेश्चनों की चर्चा कर रहा है, डिजिट बेस्ड प्रॉब्लमों पर भी वो डिस्कशन करके क्वेश्चंस की चर्चा कर रहा है। तो आज मेरा प्रयास होगा, जिस तरीके के सवालों को प्रीवियस ईयर में पूछा जा रहा है डिविजिबिलिटी पर बेस्ड सीसेट के लिए, उन प्रॉब्लम्स के ऊपर आपके साथ में मैं डिस्कशन करूं, चर्चा करूं और आपको ये बता पाऊं कि बेसिकली इस चैप्टर में किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, और अगर आप कभी खुद से अप्रोच करना चाहते हो इस वाले चैप्टर को, तो क्या क्या चीज़ें इसमें रिस्पॉन्सिबल होंगी, उस पर मैं आपके साथ में बात करना चाह रहा था। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक बड़ा बेसिक सा पॉइंट आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। आप लोगों ने शुरुआती कक्षाओं में फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में पढ़ा होगा, जिसे हम लोग वास्तविक मान और स्थानीय मान के नाम से जानते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर लिख दिया, लेट अस सपोज एक नंबर लिखा मैंने 243, 243 मैंने एक नंबर लिख दिया। ये इसका यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक है, ये इसके दहाई का अंक है और ये इसके सैकड़े का अंक है। अगर मैं आपसे पूछूं ये जो 3 आप देख रहे हैं, इस 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, स्थानीय मान क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये है आपका 3 × 1 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, तो आप बोलेंगे साहब ये 3 हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं ये जो 4 लिखा गया है, इस 4 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे 4 × 10 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, आप बोलेंगे साहब 40 है। अगर मैं आपसे पूछूं ये जो 2 लिखा गया है, इस 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे 2 × 100 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, तो आप बोलेंगे 200। भाई ये इकाई के स्थान पर है, इसलिए इसकी प्लेस वैल्यू × 1 कर दिया। ये दहाई के स्थान पर है, इसलिए इसकी वैल्यू 4 × 10 कर दिया, क्योंकि एक दहाई की वैल्यू 10 होती है। 4 दहाई है तो 4 दहाई की वैल्यू कितनी हो गई, 40। और ये 2 सैकड़ा है, 200 है, और एक सैकड़े की वैल्यू 100 होती है, तो 2 सैकड़े की वैल्यू कितनी हो गई, 200 या 200। अब यहाँ पर आप एक चीज देख सकते हैं कि ये जो नंबर आपका 243 है, ये जो नंबर आपका 243 है, 243, 243 जो आपका नंबर है ना, इस 243 नंबर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 200 + 40 और +3, 200 + 40 + 3, ये आपका क्या हो गया, तो आप बोलेंगे सर ये हो गया मेरा 243, या इसे आप बोलिएगा ये हो गया आपका 243। बोलो भाई ये बात शायद सभी लोगों को क्लियर हुई होगी। यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर मैं आपसे कहूँ ये 200 क्या है, तो आप बोलेंगे ये 2 की प्लेस वैल्यू है। सर ये 40 क्या है, तो आप बोलेंगे ये 4 की प्लेस वैल्यू है। अगर मैं आपसे पूछूं ये 3 क्या है, तो आप बोलेंगे ये 3 की प्लेस वैल्यू है। यहां से एक बात बड़ी क्लियर सी हो जाती है कि किसी भी नंबर को उसके डिजिट्स के प्लेस वैल्यू के सम के रूप में लिखा जा सकता है। किसी भी संख्या को उसके अंकों के स्थानीय मानों के योग के रूप में लिख सकते हैं। एक प्रिंसिपल मुझे समझ में आ गया। यहां पर एक मैकेनिज्म समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मैकेनिज्म क्या है देखिएगा। हमने सपोज कर लिया ये जो n1 है ना, ये n1 एक 2 डिजिट का नंबर है। ये n1 आपका एक 2 डिजिट का नंबर है। 2 डिजिट नंबर, इसका मतलब हो गया 2 अंकीय संख्या। 2 डिजिट के नंबर का मतलब हो गया 2 अंकीय संख्या, 2 अंकीय संख्या 2 डिजिट का नंबर हो गया। और n2 एक नंबर है जो डिजिट्स को इंटरचेंज करके बनाया गया है। डिजिट्स को क्या करके बनाया गया, इंटरचेंज। इंटरचेंज का मतलब जो दहाई के स्थान पर था उसको इकाई के स्थान पर कर दिया, जो इकाई के स्थान पर था उसको दहाई के स्थान पर कर दिया। तो n2 कैसा नंबर है, डिजिट को इंटरचेंज करके बनाया गया है। डिजिट को इंटरचेंज करके बनाया गया है। इंटरचेंज का मतलब आपस में बदल करके फॉर्म किया गया है या बनाया गया है। डिजिट को इंटरचेंज करके बनाया गया है।
दो बातें निकल करके आती हैं। पहला पॉइंट, ये जो n1 प्लस n2 है, पहला पॉइंट, ये जो n1 प्लस n2 है, आपसे ये कहता है ये डिविजिबल बाई क्या होगा। ये n1 प्लस n2 डिविजिबल बाई क्या होगा, और ये दूसरा n1 माइनस n2 ये भी आपका डिविजिबल बाई क्या होगा। n1 प्लस n2 डिविजिबल बाई क्या होगा और n1 माइनस n2 डिविजिबल बाई क्या होगा। ये दो बातें आपसे पूछी जा रही हैं कि अगर मैं इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ दूं तो जोड़ने के बाद में जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा किससे डिविजिबल होगा, ऑलवेज डिविजिबल बाई, हमेशा किससे डिविजिबल होगा। और ये जो n1 माइनस n2 आ रहा है ये भी हमेशा किससे डिविजिबल होगा। इसी वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं आपके साथ में पहले चर्चा करने वाला हूं। ये कॉन्सेप्ट है और इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा, उस पर बेस्ड कुछ सवाल बताऊंगा। तो अब आप देख लीजिए, पहले इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। इस वाले बेसिक कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूं कि आखिरकार ये कैसे निकलता है और क्या क्या चीजें इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। मैंने मान लिया n1 आपका एक नंबर है, यहां पर मैंने लिख दिया यूनिट डिजिट, यहां पर मैंने लिख दिया यूनिट डिजिट, और यहां पर मैंने लिख दिया टेंस डिजिट, यूनिट डिजिट और यहां पर मैंने लिख दिया टेंस डिजिट। लेट अस सपोज मैंने अज्यूम कर लिया कि सर ये यूनिट डिजिट पर है, टेंस डिजिट पर है x और यूनिट डिजिट पर है y, मतलब इकाई के स्थान पर y है और दहाई के स्थान पर x है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो y है इसकी प्लेस वैल्यू क्या आएगी, तो आप बोलेंगे सर y की प्लेस वैल्यू होगी y इंटू 1 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, आप बोलेंगे साहब y। अगर मैं आपसे पूछूं ये x की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलेंगे सर ये x इंटू 10 होगा, इसका मतलब हो गया आपका 10x। बोलो भाई बात क्लियर हुई क्या, आप बोलेंगे हाँ। ये इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग n1, सर ये n1 के बारे में जानकारी मिली। अब अगर मैं डिस्कस करना चाहूं रिगार्डिंग n2, तो n2 में क्या हुआ, इकाई और दहाई का जो अंक था ना साहब वो बदल गया। यहां पर मैंने ऐसे लिख दिया यूनिट प्लेस और यहां पर मैंने क्या लिख दिया, टेंस प्लेस। अब आप बोलेंगे साहब टेंस प्लेस पे आ जाएगा y और यूनिट प्लेस पर आ जाएगा आपकी बार x। तो जब मैं पूछूंगा इस x की प्लेस वैल्यू क्या आएगी, तो आप बोलेंगे सर ये होगा आपका x इंटू 1 दैट इज इक्वल टू x, और ये वाला आपका हो जाएगा सर दिस इज इक्वल टू y इंटू 1 y इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 10y। क्यों, टेंस प्लेस पर है, एक दहाई की वैल्यू 10 होती है, तो ये वाली वैल्यू आपकी क्या आ गई, तो आप बोलेंगे 10y। तो अगर मैं अब यहाँ पर आपसे एक छोटी सी बात पूछूं, अच्छा बताओ अगर कोई बोले कि n1 को क्या लिख सकते हो, तो आपने एक बात देखा कि सर n1 के लिए मैं सीधी सीधी बात बोल सकता हूं, अंकों के स्थानीय मानों के योग के रूप में लिखा जा सकता है, डिजिट्स के प्लेस वैल्यू के समेशन के रूप में लिखा जा सकता है। ये तो बात आपको क्लियर हो गई है। इसका मतलब n1 कैन बी रिटन एज 10x प्लस y। n1 की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं क्या, 10x प्लस y। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। और जब मैं बोलूंगा n2 के बारे में जानकारी दो, n2 को क्या लिख सकता हूं, तो n2 इज बेसिकली 10y प्लस x। ये जो n2 है आपका ये क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे ये 10y प्लस x हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, इन दोनों को आपस में ऐड कर देते हैं। जैसे आप इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे आपको मिलेगा n1 प्लस n2 इज इक्वल टू 10x और x को ऐड करिएगा 11x, 10y और y को ऐड करिएगा तो 11y। मैंने 11 कॉमन ले लिया और यहां पर आ गया आपका x प्लस वाई। सर 11 इंटू एक्स प्लस वाई का क्या मतलब होता है, दिस इज मल्टीपल ऑफ 11। ये 11 का गुणज हो गया, मतलब 11 के पहाड़े में हमेशा आएगा, और अगर 11 के पहाड़े में हमेशा आएगा तो 11 से तो डिविजिबल होगा ही होगा। इसका मतलब मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि सर ये है आपका मल्टीपल ऑफ, दिस इज मल्टीपल ऑफ 11, या इसे हम लोग बोलेंगे 11 का गुणज।
इन दोनों को आपस में एक बार घटा दीजिए, सब्सट्रैक्ट करिए, तो घटाएंगे तो क्या मिलेगा, n1 माइनस n2 इज इक्वल टू, अच्छा बताइए 10x में से x को माइनस करेंगे क्या आएगा 9x, y में से 10y को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 9y। मैंने यहाँ पर 9 कॉमन ले लिया, क्या बचा, तो आप बोलेंगे सर x माइनस वाई। 9 इंटू एक्स माइनस वाई का मतलब क्या हुआ, तो आप बोलेंगे सर दिस इज मल्टीपल ऑफ 9। 9 इंटू एक्स माइनस वाई का मतलब हो गया, ये हो गया आपका दिस इज मल्टीपल ऑफ 9। मल्टीपल ऑफ 9 का मतलब 9 के पहाड़े में तो ये नंबर हमेशा ही आएगा, और अगर 9 के पहाड़े में हमेशा आएगा तो ये ऑलवेज डिविजिबल बाई क्या होगा, तो आप बोलेंगे 9 होगा। अच्छा, अगर आप इसको मैथमेटिकली चेक करना चाहते हैं तो भी देख लीजिए। आप कहते हैं नहीं सर इसको थोड़ा सा ना मैथमेटिकली चेक करना चाहता हूं, आप बोलें कि सर इसको मैं ना थोड़ा सा मैथमेटिकली चेक करना चाह रहा हूं कि मैथमेटिकली ये कैसे चेक होगा। कोई भी नंबर ले लीजिए आप 2 डिजिट का, कोई भी 2 डिजिट का नंबर ले लीजिए। सपोज करिए आपने ले लिया 42, इसके डिजिट्स को इंटरचेंज करिए, डिजिट्स को इंटरचेंज करेंगे तो 24 आएगा। इनको आपस में ऐड करिए, 4 और 2 को ऐड करिएगा कितना होगा 6, अगेन 4 और 2 को ऐड करिएगा कितना होगा 6। बताइए ये 66 11 के टेबल का नंबर है कि नहीं, आप बोलेंगे बिल्कुल सर। इसका मतलब कोई भी आप 2 अंकों की संख्या ले लीजिएगा, टेस्ट करिएगा, कोई भी 2 डिजिट का नंबर ले लीजिएगा और उसके डिजिट्स को आप इंटरचेंज करिएगा, और इंटरचेंज करने के बाद में जोड़िएगा, जो भी नंबर आएगा 100% वो 11 के टेबल का नंबर होगा ही होगा। ये बात मुझे समझ में आ गई। अगेन ऐसे ही आप एक बार सब्सट्रैक्शन वाला देख लीजिए। हमने एक नंबर ले लिया 72, आप बोलेंगे सर इसका रिवर्स करो कितना हुआ 27, दोनों को घटाइए, 12 में से 7 को माइनस करिएगा तो क्या बचेगा 5, और 6 में से 2 को माइनस करिएगा तो क्या बचेगा 4। आप बताइए ये जो 45 है 45, क्या ये 9 के टेबल का नंबर है, आप बोलेंगे हाँ। इसका मतलब ये जो डिफरेंस आया सर, ये डिफरेंस आपका क्या हो गया, आप बोलेंगे ये डिविजिबल बाई 9 हो गया। ये डिफरेंस आपका डिविजिबल बाई 9 है, ये 9 से डिविजिबल है। और जब मैं बोलूंगा ये 66 क्या है, तो आप बोलेंगे सर दिस 66 इज डिविजिबल बाई 11। मतलब ये 11 से हमेशा कट रहा है, और ये वाला किससे कैंसिल हो रहा है, तो आप बोलेंगे सर ये 9 से कैंसिल हो रहा है। क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आई, आप बोलेंगे बिल्कुल। इसका मतलब जब कभी स्टेटमेंट वाले सवालों में पूछा जाएगा, स्टेटमेंट बना करके कि n1 एक 2 अंकों की संख्या है और n2 ऐसी संख्या है जो n1 के अंकों को रिवर्स करके बनाई गई है, आपसे पूछा जाए जो दोनों का योगफल है, जो दोनों का जोड़ है, वो हमेशा किससे डिविजिबल होगा, तो आप बोलेंगे कि सर वो हमेशा डिविजिबल होगा किस पर, 11 से। और जब मैं बोलूंगा कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, अंतर, वो हमेशा किससे डिविजिबल होगा, तो आप बोलेंगे सर दिस विल बी डिविजिबल बाई 9। अच्छा, डिजिट्स को इंटरचेंज करके नंबर बनाने पर लगभग हर बार एक सवाल दिख जाता है, एक क्वेश्चन दिख जाता है। 2024 में भी दिखा, जिसका हमने प्रॉपर तरीके से डिस्कशन किया हुआ है सेम यूट्यूब चैनल के ऊपर PYQ डिस्कशन में। जो पेपर का डिस्कशन हुआ है उसमें हमने प्रॉपर डिस्कशन किया हुआ, आप वहां पर भी जाकर के देख सकते हैं। खैर, क्लासरूम प्रोग्राम में हम इस बात को बहुत डिटेल में लेकर के चलने वाले हैं। आइए 2 छोटे छोटे सवालों की चर्चा कर लेते हैं कि इस पर बेस्ड पेपर के अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं, अगर उनमें इस तरीके के सवाल कभी अराइज करें तो आप क्या करेंगे। उम्मीद करता हूं ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। एक कॉन्सेप्ट समझाया है आपको मैंने, इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराने वाला हूं। इसको देखिए आप क्वेश्चन को कैसे डील कर रहे हैं। मैंने आपसे ऐसे कह दिया कि सर ये जो n है ना, ये जो कैपिटल N आप देख रहे हैं, ये 3 डिजिट का नंबर है सर, ये 3 डिजिट का नंबर है। मतलब ये 3 अंकों की संख्या है, ये 3 डिजिट का नंबर है, जिसके सैकड़े के स्थान पे 100 प्लेस पे, सैकड़े के स्थान पर x है, और यूनिट प्लेस पर, यूनिट प्लेस का मतलब क्या हुआ, इकाई का स्थान, इकाई के स्थान पर y है। ये हो गया आपका इकाई का स्थान, ये इकाई का स्थान हो गया, और ये हो गया आपका सैकड़े का स्थान, ये हो गया आपके सैकड़े का स्थान। ठीक है, तो आपसे कहता है कि एक नंबर बनाइए
n माइनस 100x माइनस वाई, और आपसे कहता है कि ये ऑलवेज डिविजिबल किससे होगा, ये ऑलवेज हमेशा डिविजिबल होगा बाई व्हाट, कौन से नंबर से ये हमेशा डिविजिबल होगा, इसके बारे में आपको डिस्कशन करना है या ये चर्चा करना है। तो ये प्रॉब्लम है आपके लिए, ठीक है, दिस इज अ प्रॉब्लम फॉर यू। आपको जो ऑप्शंस दे दिया उसने, ऑप्शन नंबर ए दे दिया 27 या 37 या 19, ऑप्शन ए दे दिया 19, ऑप्शन बी दे दिया आपको 29, ऑप्शन सी दे दिया आपको 37 एंड ऑप्शन डी दे दिया आपको 10। ये इतने ऑप्शंस दे दिए गए और आपको बताना है कि ये जो नंबर n माइनस 100x माइनस वाई है ये हमेशा किससे डिविजिबल होगा। हमारे पास ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आप बोलेंगे सर डिविजिबिलिटी का ये जो क्वेश्चन है, विभाजिता का जो सवाल है, ये कौन से कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो मैं बोलूँगा सर ये प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट पर बनने वाला सवाल है। आइए थोड़ा सा इस सवाल को हम लोग डिस्कस करने का प्रयास करते हैं कि ये कहाँ से अराइज हुआ और कैसे इसको डील करना है। सॉल्यूशन में हम लोग बढ़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आइए n के बारे में तो जानकारी ले लिया जाए। जब भी मैं n के बारे में बात करूंगा तो आप बोलेंगे साहब 3 जगह है, एक यूनिट प्लेस है, एक टेंस प्लेस है और एक आपका 100 प्लेस है। यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस और 100 प्लेस। उसने कहा है कि सैकड़े के स्थान पर क्या है, x है, और इकाई के स्थान पर क्या है, y है। अब चूंकि 3 अंकों की संख्या है तो मैंने सपोज कर लिया कि दहाई के स्थान पर आपका z है। मैंने अज्यूम कर लिया कि जो दहाई का स्थान है वो क्या है, z है। जब मैं पूछूंगा ये जो y है, इस y की प्लेस वैल्यू क्या आएगी, तो आप बोलेंगे सर y की प्लेस वैल्यू आएगी y इंटू 1 दैट इज y। जब मैं आपसे पूछूंगा बताओ ये जो z है, इस z की प्लेस वैल्यू क्या आएगी, तो आप बोलेंगे z इंटू 10 दैट इज 10z। और जब मैं आपसे पूछूंगा अच्छा बताइए ये जो x लिखा गया है, इस x की प्लेस वैल्यू क्या आएगी, तो आप बोलेंगे सर ये होगा x इंटू 100 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, तो आप बोलेंगे 100x। अब जब मैं आपसे पूछूंगा आखिरकार ये n क्या बना, n के बारे में जानकारी दीजिए, तो आप बोलेंगे सर n को लिख सकते हैं हम लोग 100x प्लस 10z प्लस y। n को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 100x प्लस 10z प्लस y। हमें किसके बारे में चर्चा करनी है, दिस मस्ट इम्प्लाई n माइनस 100x माइनस y के बारे में आपको डिस्कशन करना है कि n माइनस 100x माइनस y बेसिकली क्या है। तो आप बोलेंगे सर n के लिए लिख दीजिए सीधा 100x प्लस 10z प्लस y, ये हो गया, और माइनस 100x और माइनस y। देखो माइनस 100x माइनस y। आप पूछेंगे कि सर एक बार बताइए ये वाली वैल्यू आपने किसके जगह पे लिखी हुई है, ये वाली वैल्यू आपने किसके जगह पे लिखी हुई है, तो सर ये वाली वैल्यू मैंने n के जगह पे लिखी हुई है, दिस इज इन द प्लेस ऑफ n। और ये n के लिए कैसे आया हुआ है, इस बात का मैंने डिटेल में डिस्कशन आपके साथ ऑलरेडी कर दिया। अब आप थोड़ा सा इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर लीजिए। जैसे आप इसे मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे ये 100x और 100x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये y और y कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली ये वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप बोलेंगे 10z। 10z का मतलब एक बात तो कंफर्म हो गया, z एक इंटीजर ही होगा, कोई पूर्णांक होगा, और अगर ये पूर्णांक है तो दिस विल बी ऑलवेज डिविजिबल बाई 10। या आप ऐसे कह सकते हैं कि ये जो रिजल्टेंट है साहब, ये रिजल्टेंट हमेशा होगा क्या, आप बोलेंगे सर ये होगा आपका मल्टीपल ऑफ 10, या आप ऐसे बोल दीजिएगा ये होगा आपका 10 का गुणज। तो क्या आंसर बना आपका, डी। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, या इस सवाल के लिए जो आपका सही जवाब बना वो आपका डी बना। तो एक क्वेश्चन ये अराइज हुआ है, मैं उम्मीद करता हूं कि शायद आपको ये बात कायदे से समझ में आई होगी कि अगर आपको इसे डील करना है तो इसे डील करने के लिए आप कौन से मैकेनिज्म का यूज करेंगे और इसे कैसे सॉल्व करेंगे। एक और प्रॉब्लम मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। पिछली वीडियो में मैंने एक बेसिक बात आपको बताई थी, आज एक और क्वेश्चन इस पर डिविजिबिलिटी का अराइज हो रहा है, उस बात को मैं बताने का कोशिश कर रहा हूं। देखिएगा क्वेश्चन में आपसे ऐसे कहता है कि साहब n एक नंबर है, n आपका एक नंबर है
और n की जो वैल्यू लिखा है इसने ये है 479XYZ। n है आपका 479XYZ, ऐसे दे दिया गया है। आपसे कहता है कि ये जो नंबर है ना, ये 7, 11 और 13 तीनों से डिविजिबल है। आपसे कहता है कि इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 7, 11 एंड 13। इसका क्या मतलब हुआ? ये जो संख्या है वो 7 से, 11 से और 13 से पूरी तरीके से विभाज्य है। दिस नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 7, 11 एंड 13। देन आपसे पूछा जा रहा है y प्लस जेड अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होगी। y प्लस जेड अपॉन एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आएगी, आपको इसे कैलकुलेट करना है। 13 की डिविजिबिलिटी पर 2024 में सवाल पूछा गया है। 2024 में 13 की डिविजिबिलिटी पर एक प्रॉब्लम पूछा गया। मैंने पेपर डिस्कशन के दौरान उस प्रॉब्लम को प्रॉपर तरीके से सॉल्व भी किया था। अब यहां पर अगर आपको ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो एक बेसिक मैकेनिज्म आपको दिमाग में रखना होगा। ये भी प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट से ही ओरिजिनेट होता है। क्लासरूम में डिटेल में मैं चर्चा भी करता हूं इस बात का और करूंगा भी। क्या कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है? रिमार्केबल एक पॉइंट लिख रहा हूं, इसे आप अपने दिमाग में रखिएगा। लेट अस सपोज n इज इक्वल टू है आपका एक नंबर ABC। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि 3 डिजिट लिखिए और वही 3 डिजिट अगली बार आप क्या करिए, रिपीट कर दीजिए। 3 डिजिट को लिखिए और उस 3 डिजिट को आप दोबारा क्या करिए, रिपीट कर दीजिए। तो ये जो नंबर बनता है ना, ये नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई, पूर्णतया विभक्त होता है। ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाई पूर्णतया विभक्त होता है 7 से, 11 से और 13 से। ये नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल होता है 7 से, 11 से और 13 से। बस अगर ये वाला बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है ना, आप बोलेंगे सर ये कॉन्सेप्ट कहां से जनरेट होता है? आप इसको भी ओरिजिनेट करके प्रूफ कर सकते हैं प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट से। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। आइए, अगर ये छोटी सी बात आपको पता है तो इस क्वेश्चन को आप बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन में मैं आपसे क्या कहूंगा? सॉल्यूशन में मैं आपसे कहूंगा कि सर ये जो n नंबर है ना, ये जो नंबर आपको n दिया गया है ये है 479XYZ। 479XYZ, यही तो नंबर दिया गया है। आप बोलेंगे जी सर यही नंबर दिया गया है। अच्छा, इसने कहा है कि ये एग्जैक्टली डिविजिबल है 7 से, 11 से, 13 से। सीधी सीधी बात समझ में आ गई कि ये इसी पैटर्न का नंबर होगा। इसका जो पैटर्न होगा ना, उसका पैटर्न यही होने वाला है। ये इसका पैटर्न होने वाला है। और सर अगर ये पैटर्न इसका होने वाला है तो एक बड़ी नॉर्मल सी बात होगी, जब मैं पूछूंगा x के जगह पे क्या आने वाला है, आप बोलेंगे सर 4 आने वाला है। y के जगह पे क्या आने वाला है तो आप बोलेंगे 7 आने वाला है। और z के जगह पर क्या आने वाला है तो आप बोलेंगे सर 9 आने वाला है। अरे ये 3 डिजिट लिखा, ये 3 डिजिट रिपीट कर दिया। तो दिस मस्ट इम्प्लाई, अगर मुझे सॉल्व करना है y प्लस जेड अपॉन एक्स, दिस मस्ट इम्प्लाई अगर मुझे सॉल्व करना है y प्लस जेड अपॉन एक्स, तो आप बोलेंगे कि सर y की वैल्यू है 7, z की वैल्यू है 9 और x की वैल्यू है 4। 7 और 9 को ऐड करिएगा कितना होगा 16। और सर 16 को अगर आप 4 से डिवाइड करिएगा तो 16 को 4 से डिवाइड करने पर जो वैल्यू निकल करके आएगी वो क्या निकल करके आएगी 4। तो उम्मीद करता हूं कि भाई आपको ये क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ में आया होगा और आपने इसके मैकेनिज्म को अच्छे से समझ लिया होगा कि
इसकी जो बेसिक ओरिएंटेशन है ना वो कहाँ से है और आप इसे कैसे डील कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप दिस क्वेश्चन बिकम्स क्लियर टू ऑल। आप सभी लोगों को यह सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, अब आइए एक और खूबसूरत से सवाल की चर्चा करते हैं आपके साथ। एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, देखिएगा। क्वेश्चन है आपका, n एक नंबर है और ये कुछ ऐसे लिखा गया है, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। सर ये 97 डिजिट्स हैं इसमें टोटल, इसमें 97 डिजिट्स हैं, 97 अंक हैं। और आपसे कहा जाता है कि सर इस n को अगर 16 से डिवाइड किया जाए, n को अगर 16 से डिवाइड किया जाए तो जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर का मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर शेषफल। रिमाइंडर का मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर ये शेषफल होता है। जो रिमाइंडर आने वाला है वो रिमाइंडर क्या होगा, इस बात को लेकर के बेसिकली आपको चर्चा करनी है कि अगर इसको मैं 16 से डिवाइड कर दूं तो 16 से डिवाइड करने के बाद में जो रिमाइंडर आएगा या जो शेषफल आएगा वो शेषफल क्या होगा। आप इस बात की चर्चा करिए या इस बात का डिस्कशन करिए। अरे बोलो भाई बात क्लियर हुई है आपको क्या, आप बोलेंगे जी सर। अब सबसे पहले समझ लो, कई बार कुछ बच्चों को ये लगता है कि सर ये 97 आखिरी के 2 अंकों से बनी हुई संख्या है। नहीं मेरे भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लास्ट के 2 डिजिट से बना हुआ नंबर नहीं है, इसमें टोटल 97 डिजिट्स हैं। जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मान लीजिए मैंने एक नंबर ऐसे लिख दिया 2378। मैं आपसे पूछूं इसमें कितने डिजिट्स हैं, तो आप काउंट करेंगे, बोलेंगे 1 2 3 4। सर इसमें टोटल 4 डिजिट्स हैं, 4 अंक हैं। मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया 1 2 3 4 5 6। मैं आपसे पूछूं इसमें कितने अंक हैं, तो आप बोलेंगे काउंट कर लेता हूं सर 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट्स हैं, 6 अंक हैं। अब मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और मैं आपसे बोलूं कि बताओ काउंट करो इसमें कितने डिजिट्स हैं, तो आप बोलेंगे सर डिजिट काउंट करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने डिजिट्स हैं भाई, तो आप बोलेंगे सर इसमें 11 डिजिट्स हैं या 11 डिजिट्स हैं। इसी प्रकार से एक संख्या लिखी गई है और इस संख्या में जो अंकों की संख्या है, डिजिट्स की जो संख्या है ना, वो टोटल कितनी है, 97 है। किससे डिवाइड करना है आपको, 16 से, 16 से डिवाइड करना है। और 16 से डिवाइड करने के बाद आपको ये कैलकुलेट करना है कि अगर मैं इसको 16 से भाग दूं तो जो शेषफल आएगा वो शेषफल क्या आएगा। एक छोटी सी बात यहां पर आप और भी सीख लीजिए। अगर किसी भी नंबर को, एक तो ये बेसिक बात मैंने आपको बता दिया, एक छोटी सी बेसिक बात और बता दे रहा हूं। सर अगर किसी भी नंबर को 16 से डिवाइड करना है ना, तो आप कुछ मत चेक करिए, इसकी डिविजिबिलिटी ये कहती है कि जो अंतिम का 4 अंक है आप उसे देख लीजिए। अंतिम का जो 4 अंक है, लास्ट का जो 4 डिजिट है, लास्ट का जो 4 डिजिट है, लास्ट 4 डिजिट, लास्ट 4 डिजिट, आखिरी का 4 अंक। बस आप आखिरी के 4 अंक को देखिए। लास्ट के 4 डिजिट से बना हुआ नंबर अगर 16 से डिविजिबल है तो नंबर 16 से डिविजिबल होगा। अगर डिविजिबल होगा तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, और अगर नहीं डिविजिबल होगा तो आप 16 से जब लास्ट 4 डिजिट को डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर मिल जाएगा, या आप ऐसे बोलेंगे साहब शेषफल मिल जाएगा। बताओ क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही, आप बोलेंगे हाँ। तो आइए थोड़ा सा इस बात को समझने का कोशिश करते हैं कि आखिरकार लास्ट के 2 डिजिट से जो बना हुआ नंबर होगा उसे हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे। मैं बहुत आराम से इसको बेस से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आप देखिएगा। अगर मैं बोलूं आपसे कि एक बार बताओ 1 से लेकर के 9 तक, 1 से लेकर के 9 तक टोटल कितने नंबर हैं, तो आप बोलेंगे सर 1 से लेकर के 9 तक 9 नंबर हैं। बोलो भाई हाँ या ना, आप बोलेंगे बिल्कुल। अच्छा सर 1 से लेकर के 9 तक 9 नंबर हैं और कितने डिजिट्स हैं, अंक कितने हैं,
तो आप बोलेंगे सर इसमें टोटल 9 डिजिट हो गए, 9 अंक हो गए। तो 1 से लेकर के 9 तक 9 नंबर हो गए और इसमें कितने अंक हो गए, तो आप बोलेंगे सर 9 अंक हो गए। टोटल डिजिट्स कितने हैं, तो आप बोलेंगे 97। इसका मतलब ये कहता है कि सर अगर मैं आपसे पूछूं कि जो रिमेनिंग डिजिट्स बचे, सर जो रिमेनिंग डिजिट्स बचे या शेष अंक बचे वो कितने बचे, तो आप बोलेंगे सर 97 माइनस 9। 17 में से 9 को माइनस कर दीजिए 8, यहां पर कितना हो गया 8। सर ये 88 डिजिट्स बच गए, 88 अंक बच गए। अच्छा एक बार बताइए, 9 के बाद जब आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 10, 10 के बाद क्या लिखेंगे 11, फिर 12, फिर एंड सो ऑन बढ़ते बढ़ते जाएंगे। ये जो संख्याएं लिखा है मेरे भाई आपने 99 तक, तो 99 तक जो भी नंबर्स आपने लिखा है इसमें कितने अंकों का प्रयोग किया गया है, आप बोलेंगे सर 2-2 अंकों का प्रयोग किया गया है। बोलो भाई बात क्लियर हुई क्या, आप बोलेंगे हाँ सर। इसका मतलब ये जो 88 डिजिट्स मेरे को देखने को मिल रहा है, जब मैं पूछूंगा ये कैसे नंबर हैं, तो आप कहेंगे कि सर इसमें जितने भी नंबर्स यूज किए गए हैं वो सारे के सारे नंबर 2 डिजिट्स के हैं या 2 अंकों के हैं। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पर टोटल जो अंकों की संख्या है वो कितनी है 88, और हर एक संख्या कितने अंकों की है 2 अंकों की। इसका मतलब कितने नंबर बन जाएंगे, तो आप बोलेंगे सर इसमें टोटल 44 नंबर बन जाएंगे या 44 नंबर बन जाएंगे। शुरुआत में कितने नंबर थे भाई, आप बोलेंगे 9, बाद में कितने नंबर हो गए, तो आप बोलेंगे 44। तो जब मैं बोलूंगा दिस मस्ट इम्प्लाई टोटल नंबर क्या बने, दिस मस्ट इम्प्लाई अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल नंबर क्या बने, कुल संख्याएं क्या बनी, तो आप बोलेंगे सर जो टोटल नंबर बन गया वो बन गया आपका 9 + 44। 44 और 9 को जोड़िएगा तो कितना बन जाएगा, तो आप बोलेंगे 53, 53 बन जाएगा। अच्छा अगर ये 53 बन जाएगा, इसका मतलब इस n की जो रूपरेखा हुई ना साहब वो कुछ ऐसी हो गई, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन 53, 53। अच्छा अगर कोई पूछे कि ये जो 53 है 53 इससे पहले क्या आया होगा, तो आप बोलेंगे सर 53 से पहले आया होगा 52, 52 से पहले क्या आया होगा, तो आप बोलेंगे सर 51 आया होगा। आप बताइए मुझे इस n को कौन से नंबर से डिवाइड करना है, तो आप बोलेंगे कि सर ये जो n है ना, इस n को 16 से डिवाइड करना है। दिस n has to divided by 16। अच्छा सर 16 से डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ, तो आप बोलेंगे आखिरी के 4 अंक, लास्ट का 4 डिजिट। लास्ट के 4 डिजिट की बात करोगे तो लास्ट का 4 डिजिट क्या है, आप बोलेंगे सर लास्ट का 4 डिजिट है 5253। लास्ट का 4 डिजिट है 5253। इसी को आप डिवाइड कर दीजिए किससे, 16 से। 16 से 3 बार लेकर के जाओ, कितना हो गया 48, 48 और 4 52 हुआ 45 हुआ, 16 दूनी 32, सॉरी 12 में से 8 माइनस करोगे 4 होगा, ये 45 हो गया, 45 45 हुआ। 16 दूनी कितना हो गया 32, यहां पर आपका 3 हुआ और यहां पर 1 हुआ, एक बार और 3 लिख दीजिए, 16 8 128। 133 में से 128 को माइनस करिएगा तो क्या बचेगा 5, और ये जो 5 बच रहा है सर यही 5 आपका क्या हो जाएगा, दिस 5 विल बी द रिमाइंडर, या यही 5 आपका बेसिकली शेषफल हो जाएगा, या दिस 5 इज द रिमाइंडर इन दिस कंडीशन, या इस स्थिति में बनने वाला जो शेषफल होगा वही आपका 5 हो जाएगा। आपको मेरी बात समझ में आई क्या, क्लियर हुआ। आज की क्लास में मैंने आपके साथ जो डिस्कशन किया बेसिकली फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू पर बेस्ड कुछ क्वेश्चनों की चर्चा की, डिजिट पर बेस्ड सवालों की चर्चा की। अब आगे जब हमारी मुलाकात होगी उसमें मैं आपके साथ में डिस्कशन करूंगा ऐसे प्रॉब्लम्स का जो कंपोजिट नंबर की डिविजिबिलिटी पर बेस्ड है। इसके बाद की क्लास में जो हमारी चर्चा होगी वो कंपोजिट नंबर पर बेस्ड क्वेश्चनों की होगी, उसको भी मैं डिटेल में एक बार डिस्कस करूंगा। कंपोजिट नंबर
या इसको हम लोग क्या बोलते हैं साहब, तो आप बोलेंगे इसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे इसमें डिविजिबिलिटी बेसिकली देखने को मिलेगा 72, 44, 88, 99 एंड सो ऑन। इस टाइप के नंबरों का मतलब जिसे हम 2 या 2 से अधिक प्राइम नंबर के रूप में या को प्राइम नंबर के रूप में ब्रेक कर सकते हैं, ऐसे नंबरों पर बेस्ड सवालों की चर्चा करूंगा आपके साथ अगली क्लास में। तो बस आज की क्लास इतनी ही रही, हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, थैंक यू।